अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ एचपीएलसी पे बात करने वाले हैं। लास्ट में हम एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एचपीएलसी यूनिट में मेनली 6 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे आपको बताया गया पहले लेक्चर में। एक होता है इसमें सॉल्वेंट रिजर्वायर, जिसमें सॉल्वेंट यानी हमारा मोबाइल फेस भरा रहता है। दूसरा कंपोनेंट इसमें प्रेशर पंप होता है बच्चों, जिसके ज़रिए हम प्रेशर जनरेट करते हैं। तीसरा कंपोनेंट इसमें सैंपल इंजेक्शन पोर्ट है, जिसके ज़रिए सैंपल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है कॉलम में। चौथा जो कंपोनेंट है बच्चों वो रहता है कॉलम। कॉलम दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, एक गार्ड कॉलम और एक मेन एनालिटिकल कॉलम। ठीक है, ये दोनों कॉलम रहता है हमारा। ये हमारा चौथा कंपोनेंट हो गया। पांचवा कंपोनेंट हमारा डिटेक्टर रहेगा। ठीक है, ये जो एनालाइट इल्यूट होगा उस एनालाइट को ये डिटेक्ट करेगा। और छठा बच्चों रिकॉर्डर है। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं एचपीएलसी में। इन 6 कंपोनेंट्स को हम एक एक करके ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे, थोड़ा ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहला है बच्चों सॉल्वेंट रिजर्वायर। सॉल्वेंट रिजर्वायर में हमारा मोबाइल फेस यानी सॉल्वेंट भरा रहता है। सॉल्वेंट रिजर्वायर की कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होनी चाहिए। एक फ़ीचर ये है कि इस सॉल्वेंट रिजर्वायर में सॉल्वेंट की इनफ वॉल्यूम इसमें भरा रहना चाहिए, यानी इसकी कैपेसिटी इनफ होनी चाहिए फॉर रेपिटेटिव एनालिसिस। बार बार एनालिसिस करते समय ये जो रिजर्वायर में सॉल्वेंट है वो इनफ इसमें रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसका कि इसमें डी गैसिंग की प्रोविज़न होनी चाहिए। डी गैसिंग मतलब बच्चों जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व्ड गैसेस हों तो उन गैसेस को रिमूव करने का भी एक प्रोविज़न इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस डिज़ोल्व रहेंगे इस मोबाइल फेस के साथ तो ये एनालाइट की जो डिटेक्शन है उसमें इंटरफेयर ला सकता है। ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस ला सकते हैं। तो उस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए डी गैसिंग ज़रूरी होती है, यानी गैसेस का रिमूव करना ज़रूरी होता है। एक चीज़ और कि ये जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट रिजर्वायर के साथ रिएक्शन नहीं करने चाहिए। मतलब सॉल्वेंट रिजर्वायर मस्ट बी इनर्ट टू द सॉल्वेंट। इन दोनों के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। डी गैसिंग ऑफ द सॉल्वेंट जो है हम कई तरीक़े से कर सकते हैं। वार्मिंग एक तरीक़ा है, स्टायरिंग वाइगोरसली विद ए मैग्नेटिक स्टायरर, अप्लाइंग वैक्यूम, अल्ट्रासोनिकेशन और हीलियम गैस की बबलिंग। तो ये कई तरीक़े हैं जिससे हम सॉल्वेंट से गैसेस को रिमूव कर सकते हैं, डी गैसिंग कर सकते हैं। तो इस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी गैसिंग किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें वार्मिंग है, स्टायरिंग है, वैक्यूम अप्लाई करना है, अल्ट्रासोनिकेशन और हीलियम गैस की बबलिंग है। ठीक है बच्चों, ओके। तो सॉल्वेंट रिजर्वायर में जो सॉल्वेंट भरा रहता है वही हमारा मोबाइल फेस रहता है बच्चों। मोबाइल फेस हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड है कि हम किस टाइप के सेपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, किस बेसिस पर हम सेपरेशन करने वाले हैं वैसा ही मोबाइल फेस इस्तेमाल करना होता है। अगर आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल के बेस पर किसी मॉलिक्यूल की सेपरेशन करना हो तो उस वक़्त अलग किस्म की मोबाइल फेस आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर एफिनिटी या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के बेस पर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड सेपरेट करना हो तो उस वक़्त अलग किस्म के मोबाइल फेस इस्तेमाल करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि द मोबाइल फेस टू बी यूज्ड इन एनी सेपरेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेपरेशन टू बी अचीव्ड। ठीक है, ये सेपरेशन के टाइप पर डिपेंड है। लेकिन मोबाइल फेस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस मोबाइल फेस के ज़रिए
वो जो एनालाइड हैं वो इल्यूड होता है, वो बाहर निकलता है, इल्यूशन हो जाती है उसकी। इल्यूशन दो किस्म का होता है बच्चों, एक को कहते हैं हम आइसोक्रेटिक इल्यूशन और एक को कहते हैं हम ग्रेडियन इल्यूशन। ये दो किस्म के इल्यूशन है, आपको इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ें आप समझ के बैठिए। आइसोक्रेटिक इल्यूशन में क्या होता है बच्चों, आइसो मीन्स सेम, ठीक है। तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन में जो मोबाइल फेस की कंपोजिशन रहता है, जो सॉल्वेंट की कंपोजिशन रहता है, वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। जो कंपाउंडिंग या कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस जो है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। उस वक्त हम उसको आइसोक्रेटिक इल्यूशन कहते हैं। लेकिन ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है, इल्यूशन के दौरान हम मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है, उसकी ग्रेडियंट चेंज करते रहते हैं, ताकि उस ग्रेडियंट चेंज करने की वजह से जो एनालाइड है उसकी सेपरेशन जो है वो आसानी हो जाती है। कई बार ऐसा करना पड़ता है। तो ग्रेडियंट इल्यूशन में हम मोबाइल फेस की ग्रेडियंट जो है वो चेंज करता है। वो ग्रेडियंट पीएच ग्रेडियंट हो सकता है, वो ग्रेडियंट आयोनिक स्ट्रेंथ में चेंज ला सकता है, ठीक है। तो अगर हम मोबाइल फेस की कंपोजिशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट चेंज करेंगे तो उस वक्त जो इल्यूशन होता है उसको हम ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आइसोक्रेटिक इल्यूशन हो तो एक सिंगल एलिमेंट यहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है, बाय यूजिंग ए सिंगल पंप। एक पंप के ज़रिए, पंप के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट करने के लिए पंप ज़रूरत पड़ता है, तो एक पंप जो है इस्तेमाल करते हैं, एक एलिमेंट को इस्तेमाल करके, ठीक है, या दो एलिमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसको मिक्स करके, प्री मिक्स करना है उसको पहले एक ख़ास प्रोपोर्शन में मिक्स करके, ठीक है। सिंगल एलिमेंट या दो एलिमेंट आपस में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल पंप, कब, आइसोक्रेटिक इल्यूशन के दौरान। लेकिन अगर ग्रेडियंट इल्यूशन करना हो उस वक्त आपको सेपरेट पंप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। एक पंप से नहीं चलता है काम, क्योंकि ग्रेडियंट चेंज करना पड़ता है, इसलिए आपको सेपरेट पंप्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स, ठीक है, इन ख़ास प्रोपोर्शन में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं इन ग्रेडियंट इल्यूशन में, मगर यूजिंग टू पंप्स, ठीक है बच्चों। तो जो एप्लीकेशन ऑफ सैंपल है, सैंपल अप्लाई करने के लिए हम मेनली लूप इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सैंपल इंट्रोडक्शन इज़ बाय द यूज़ ऑफ सैंपल इंजेक्टर। और ये सैंपल इंजेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है एचपीएलसी में इन अचीविंग सक्सेसफुल सेपरेशन, ठीक है। जितना सही तरीके से सैंपल की एप्लीकेशन हो, ठीक है, इंजेक्शन हो, उतनी अच्छी तरह से चीज़ें सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर सैंपल के एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ हो तो उसकी सेपरेशन में भी मुश्किलात आ सकता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सैंपल की एप्लीकेशन। इसलिए और जो सबसे कॉमन तरीका है सैंपल इंट्रोडक्शन करने का, सैंपल इंजेक्शन करने का, वो है बच्चों लूप इंजेक्टर। ये जो आइसोक्रेटिक इल्यूशन और ग्रेडियंट इल्यूशन के बारे में हल्का सा चीज़ में लिख कर रखा है आपको, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप याद रख सकते हैं, हो सकता है इस पर आपको क्वेश्चन आ जाए। पंप्स की जहाँ तक बात है बच्चों, पंप जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एचपीएलसी में, ठीक है, क्योंकि एचपीएलसी में एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, और ये प्रेशर बच्चों चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये प्रेशर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको हम पल्स कहते हैं। तो यहाँ प्रेशर पंप जो है वो पल्स लेस होनी चाहिए, ठीक है, पल्स लेस होनी चाहिए, यानी इसमें प्रेशर में ऊंच नीच या कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि एक स्टेबल फ्लो रेट जो है वो मेंटेन रहे। तो फ्लो रेट भी रहना चाहिए 0.5 टू 10 ml पर मिनट। तो ये जो है सही फ्लो रेट है। तो इस फ्लो रेट को मेंटेन रखने के लिए एक पल्सलेस जो है स्टेबल फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, जिसके लिए पंप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पंप्स के भी कई किस्म है बच्चों, ठीक है, सरिंज पंप है और न्यूमेटिक पंप है, ऐसे बहुत सारे पंप्स हैं। लेकिन
जो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप्स है वो कांस्टेंट फ्लो रेट को मेंटेन रखने में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप्स में भी जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ये आपको याद रखना है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आजकल बहुत ज़्यादा इसकी इस्तेमाल होता है HPLC में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप्स। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आपको याद रखना है, ठीक है। ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप्स की एक टाइप है, ठीक। ये आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये पल्सलेस स्टेबल फ्लो और मेंटेन रखने में बहुत काम आता है, ठीक है बच्चों। कॉलम की जहाँ तक बात है बच्चों, कॉलम्स दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं। एक तो मेन एनालिटिकल कॉलम है जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स सेपरेट होती है, ठीक है, किसी ख़ास प्रिंसिपल के बुनियाद पे वो सेपरेट होती है। लेकिन HPLC में आमतौर पर हम इम्प्योर सैंपल इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ कॉलम में डालने से पहले सैंपल की प्रेपरेशन नहीं होता, डायरेक्टली इम्प्योर सैंपल्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं HPLC में, जैसे यूरिन हो, प्लाज्मा हो, ठीक है, होल ब्लड। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं पंप में। तो डायरेक्ट इस्तेमाल करने से क्या होता है, यहाँ पर इनकी वजह से कॉलम में क्लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से कॉलम की रिजॉल्विंग पावर जो है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो होल ब्लड सैंपल्स या प्लाज्मा या यूरिन इम्प्योर सैंपल इस्तेमाल करने से कुछ बायोमोलिक्यूल्स की क्लॉगिंग की वजह से क्या होता है, कॉलम की रिजॉल्विंग पावर जो है वो लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए एनालिटिकल कॉलम से पहले एक और कॉलम इस्तेमाल करते हैं हम, इसको हम गॉड कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो गॉड कॉलम जो है वो इस्तेमाल होता है सैंपल इंजेक्टर और मेन एनालिटिकल कॉलम के बीच में एक और कॉलम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गॉड कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो गॉड कॉलम से क्या होता है, गॉड कॉलम से जो कंटेमिनेटिंग मटेरियल्स हों, ठीक है, वो रिटेन करते हैं उसी गॉड कॉलम में। और गॉड कॉलम की डायमीटर जो है वो एनालिटिकल कॉलम की डायमीटर से सेम होता है, सेम इंटरनल डायमीटर, और पैकिंग के जो मटेरियल है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो पैकेट मटेरियल जो है वो भी सेम होता है और इंटरनल डायमीटर भी सेम होता है गॉड कॉलम और एनालिटिकल कॉलम का, ठीक है। लेकिन गॉड कॉलम एनालिटिकल कॉलम से पहले इंस्टॉल होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इम्प्योर सैंपल जब हम डालेंगे तो इम्प्योर सैंपल में से जो कंटामिनेटिंग मटेरियल है, ठीक है, जिससे कॉलम की क्लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से रिजॉल्विंग पावर कम हो जाती है, वो इसी गॉड कॉलम में टिका रहता है, ठीक है। बाकी जो मॉलिक्यूल जिनकी सेपरेशन करना ज़रूरी होता है या जिनकी सेपरेशन करना होता है वो एनालिटिकल कॉलम में आ जाती है। तो इस एनालिटिकल कॉलम से पहले गॉड कॉलम की इंस्टॉलेशन होती है। और गॉड कॉलम को क्योंकि इसमें क्लॉगिंग होता है, इसमें चीज़ें रिटर्न रहता है, तो उसको बार बार रेगुलर इंटरवल पे उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। गॉड कॉलम इज़ रिप्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल क्योंकि उसमें जो कंटेमिनेटिंग मटेरियल है वो उसमें रिटेन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गॉड कॉलम एनालिटिकल कॉलम से पहले इंस्टॉल की जाती है। इसका मेन काम रहता है कि ये रिजॉल्विंग पावर को लूज़ होने नहीं देता है। किसकी, जो मेन एनालिटिकल कॉलम है उसकी रिजॉल्विंग पावर को कम होने नहीं देता, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो मेंटेन रखता है। कैसे, जो अनवांटेड या कंटेमिनेटिंग मटेरियल हो वो उसी गार्ड कॉलम में टिका रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया गार्ड कॉलम और एनालिटिकल कॉलम। इसके बाद जब सेपरेशन होने के बाद जो एनालाइट बाहर आ जाती है कॉलम से, उसकी अब डिटेक्शन करना पड़ता है, उसके लिए आपको डिटेक्टर्स की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो डिटेक्टर भी बहुत सारे किस्म के हैं, हम कुछ के यहाँ पर आपको ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक है बच्चों यूवी विजिबल फोटोमीटर्स, यूवी अल्ट्रावायलेट VIS विजिबल। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल फोटोमीटर्स हैं, ये एक किस्म का डिटेक्टर है। ये इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सेंसिटिव भी है। लेकिन जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है एनालाइट की कॉलम से रिमूवल के दौरान, ठीक है,
या कॉलम से सेपरेट होने के दौरान, तो उन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और नॉर्मल फ्लो से उसका कोई असर नहीं पड़ता। और ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल फोटोमीटर जो है ये वेल सूटेड है ग्रेडियंट इल्यूशन के दौरान। ठीक है, अगर सॉल्वेंट की ग्रेडियंट इल्यूशन हो रहा हो, ठीक है, एनालाइट को लेकर, तो उस वक्त यूवी विजिबल फोटोमीटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है बच्चों, अल्ट्रा वायलेट विजिबल फोटोमीटर्स की एक लिमिटेशन ये है कि ये सैंपल सिलेक्टिव है, यानी ये कुछ सैंपल के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये उन सैंपल्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है जो एब्जॉर्ब कर सकता है यूवी लाइट को। ठीक है, 250 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर वाले लाइट, 254 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स ही ये यूवी विजिबल फोटोमीटर डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन वगैरह, ये इस यूवी विजिबल फोटोमीटर से डिटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और अनडिटेक्टेबल बाय दीज डिटेक्टर्स, क्योंकि ये सैंपल सिलेक्टिव है, ये कुछ ही सैंपल को ही डिटेक्ट कर सकता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद और एक डिटेक्टर है बच्चों, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ये था फोटोमीटर, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ठीक, इसकी वेवलेंथ की रेंज ज़्यादा है, तकरीबन 200 से 800 नैनोमीटर वाली। ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें वेवलेंथ की सिलेक्शन है इसमें ऑफ द रेंज ऑफ 200 टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, तो जिस वजह से ये ए वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस को डिटेक्ट कर सकता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ की जो सिलेक्शन रेंज है वो ज़्यादा है, 200 टू 800 नैनोमीटर है। एक और डिटेक्टर है बच्चों, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेस पर जो है डिटेक्शन करती है। इसकी एक इम्पोर्टेंट खासियत ये है कि ये रेस्पॉन्ड कर सकता है किसी भी एनालाइट को। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कोई भी एनालाइट हो, ये सब को रेस्पॉन्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये उस सब्सटेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर डिटेक्शन करती है। जो एनालाइट कॉलम से इमर्ज होती है उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर ये डिटेक्शन करती है, इसलिए ये रेस्पॉन्ड करता है टू एनी एनालाइट इन एनी एलिमेंट। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंट खासियत है। ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, इसकी एडवांटेज है। और एक चीज़, इसके कुछ लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन है कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट सेंसिटिविटी है, तकरीबन 10 से लेकर, ठीक है, 7 ग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसकी सेंसिटिविटी है। और ये कॉमनली यूज़ होती है फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी आपको याद रखना है ये पॉइंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेटर डिटेक्टर्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर्स जो है वो कॉमनली यूज़ होती है फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक और डिटेक्टर है बच्चों, जिसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स। तो फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स जो है बहुत ही वैल्यूएबल है एचपीएलसी के लिए, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा है। इट्स ग्रेटर सेंसिटिविटी जो है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बन जाता है एचपीएलसी के लिए। कितना है सेंसिटिविटी? 10 से 12 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी सेंसिटिविटी है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी है यूवी डिटेक्टर से। ठीक है, लेकिन बच्चों क्योंकि हर कंपोनेंट, हर मॉलिक्यूल जो है, हर सब्सटेंस जो है वो तो फ्लोरेसेंस नहीं दिखाता। ठीक है, तो इसलिए इस टेक्निक की एक लिमिटेशन ये है कि आपको पता है वेरी रिलेटिवली फ्यू एनालाइट्स फ्लोरेस, नॉट ऑल एनालाइट्स फ्लोरेस, वेरी फ्यू एनालाइट्स फ्लोरेस। इसलिए उन
सबस्टेंस तक ये लिमिटेड है जो फ्लोरेसेंस दिखा सकता है। ठीक है, इसलिए फ्लोरेसेंस डिटेक्टर को इस्तेमाल करने से पहले एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं बच्चों प्री डिराइवेटाइजेशन। प्री डिराइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है, यानी जो उस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उन फंक्शनल ग्रुप्स को मास्किंग करनी पड़ती है, उसको छुपाना पड़ता है ताकि वो फ्लोरेसेंस डिटेक्टर में कोई प्रॉब्लम ना ला सके और फ्लोरेसेंस डिटेक्टर से वो डिटेक्ट हो सके। इसलिए उनकी प्री डिराइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो टेस्ट सैंपल है उनकी प्री डिराइवेटाइजेशन की वजह से उनके साथ किसी और मॉलिक्यूल की जोड़ने की वजह से इन फ्लोरेसेंस डिटेक्टर की एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा सबस्टेंस तक इसकी एप्लीकेशन जो है वो फैल सकता है। एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर जो है ये एक ऐसा डिटेक्टर है बच्चों जिसके ज़रिए आप एनालाइट को भी डिटेक्ट कर सकता है और उस एनालाइट के स्ट्रक्चर को भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये दो चीज़ एक साथ हो सकता है। एनालाइट की डिटेक्शन भी हो सकता है कि किस किस्म का एनालाइट है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं और साथ साथ उस एनालाइट की स्ट्रक्चर भी मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर कहते हैं। एक और डिटेक्टर है बच्चों इवापोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स। इवापोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर्स नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें वाइपराइजेशन की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो इल्यूएट है उसको इवापोरेट करना पड़ता है। ठीक है, जब वो इवापोरेट हो जाएंगे तो उस इवापोरेट हुए जो एनालाइड है उस पर लाइट पड़ती है जिसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी को हम मालूम करते हैं जिसकी वजह से उसमें कितना एनालाइट प्रेजेंट है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो वाइपराइजेशन ऑफ इल्यूएट ज़रूरत पड़ता है इवापोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर जिसको हम ELSD कहते हैं, जिसमें पहले इल्यूएट की वाइपराइजेशन हो जाती है। ठीक है, उस पर लाइट पड़ती है और लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। तो उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी के ज़रिए हम उस एनालाइट की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं और उस पार्टिकल की साइज़ भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, ये आपको दिमाग में रखना है। जो डिटेक्टर अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन जिसमें इस्तेमाल होती है, फ्लोरेसेंस जहाँ होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर और अल्ट्रा वायलेट बेस्ड डिटेक्टर जो है इनमें जो है डिराइवेटाइजेशन जो है करना पड़ता है, मॉलिक्यूल की डिराइवेटाइजेशन करना पड़ता है। डिराइवेटाइजेशन जो है दो किस्म के होते हैं। डिराइवेटाइजेशन मतलब किसी मॉलिक्यूल की फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है, कोई और मॉलिक्यूल उसके साथ जोड़ा जाता है ताकि उसके जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मास्क हो सके, वो छुप सके, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप जो है डिटेक्शन में इंटरफेरेंस करता है, इंटरफेयर करता है। तो इंटरफेरेंस को रोकने के लिए और सही डिटेक्शन के लिए किस किस डिटेक्टर के ज़रिए, अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन, फ्लोरेसेंस डिटेक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर के ज़रिए सही डिटेक्शन होने के लिए उन फंक्शनल ग्रुप्स को छुपाना पड़ता है। वो कैसे छुप जाते हैं? किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने से। उसी को हम डिराइवेटाइजेशन कहते हैं। तो ये डिराइवेटाइजेशन प्री कॉलम भी हो सकता है और पोस्ट कॉलम भी हो सकते हैं। इसके लिए एक टेबल आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखना बच्चों। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डिराइवेटाइजेशन का, और ये डिराइवेटाइजिंग एजेंट रिएजेंट्स है, ये डिराइवेटाइजिंग रिएजेंट्स हैं। और देखो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट डिटेक्शन एक है, यहाँ पर फ्लोरेसेंस डिटेक्शन, ठीक है। तो अल्ट्रा एक है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन। तो ये तीन किस्म का डिटेक्शन आपको दिमाग में रखना है जिसमें डिराइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है, मॉलिक्यूल्स की, एनालाइट की डिराइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है। किस किस डिटेक्टर के लिए? अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन और फ्लोरेसेंस डिटेक्शन के लिए। तो ये प्री कॉलम डिराइवेटाइजेशन के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल हों, अमाइंस या फिनॉल्स हों,
तो उस वक्त ये 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइल क्लोराइड जो है हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग यहाँ पर रिएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर ठीक तरह से नज़र मार लेना। एक है पोस्ट कॉलम डिराइवेटाइजेशन के भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, जो अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन है, ठीक है, या फ्लोरेसेंस डिटेक्शन है, उनमें पोस्ट कॉलम डिराइवेटाइजेशन भी होती है। अगर अमाइनो एसिड हो तो फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर फ्लोरेसेंस डिटेक्शन करना हो तो अमाइनो एसिड के जरिए, अमाइनो एसिड के साथ रीजन इस्तेमाल करते हैं हम, ये फ्लोरेसेमाइन, ये सब मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जहन में ये याद रखना है बच्चों, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, फ्लोरेसेंस डिटेक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर में डिराइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ता है फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। अब लास्ट में हम बात करेंगे बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी पर। एचपीएलसी आजकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर एनालिटिकल पर्पस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कन्वेंशनल जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है उनके ऊपर इनको एचपीएलसी को बहुत एडवांटेज है, ठीक है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से जो कन्वेंशनल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है उनके बजाय एचपीएलसी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या फ़ायदा एडवांटेजेस आपको मैंने पहले बताए हैं, कुछ अभी बता रहा हूँ बच्चों। एक ये इसका स्पीड ऑफ एनालिसिस, इसमें टाइम कम लगता है, जल्दी जल्दी स्पीड इस एनालिसिस का रहता है। इसमें सैंपल रिक्वायरमेंट जो उस दिन मैंने नहीं बताया था आपको कि यहाँ सैंपल रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही लो है। फेम्टोग्राम्स में अगर सैंपल हों उसके भी एनालिसिस जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्रीली कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल साइज़ बहुत कम हो, यानी फेम्टोग्राम्स में भी हो, तब भी इसकी एनालिसिस जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से एचपीएलसी के ज़रिए किया जा सकता है। एक तो इसमें एनालिसिस की स्पीड ज़्यादा है और सैंपल की रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम है। एक और इम्पोर्टेंट इसकी खासियत ये है बच्चों की, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी जो सैंपल सेपरेट किया गया, ठीक है, उसको रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं हो तो उसको वेस्टेज में फेंका भी जा सकता है, लेकिन जब रिकवर करना हो तो इसको रिकवरी भी किया जा सकता है, यानी ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। सेपरेटेड कंपाउंड्स कैन बी रिकवर्ड फॉर फर्दर स्टडी, ठीक है बच्चों। तो एचपीएलसी जो है मैंने पहले कहा कि ये एनालिटिकल पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये टेक्निक है। ये मेनली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, प्लांट पिगमेंट्स, अमाइनो एसिड्स, पेस्टिसाइड्स, स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, मेटाबोलाइट्स, एनिमल एंड प्लांट हार्मोन्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड, इन सब चीज़ों की सेपरेशन के लिए एचपीएलसी जो है एक टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनकी सेपरेशन के लिए, इनकी एनालिसिस के लिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट होता है बच्चों। इंशाल्लाह मौका मिले तो हम नेक्स्ट यूनिट आपको शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।